हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू मास्टर के इस नए वीडियो में। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे परमाणु और अणु, जिसको अंग्रेजी में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि परमाणु होता है क्या। तो दोस्तों, ये परमाणु जो होता है ये ऐसा कण होता है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इसको साधारण भाषा में बोलें तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो तोड़ा नहीं जा सकता। अब ऐसा मत समझिएगा कि लोहा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, वैसा पदार्थ नहीं बोल रहे हम। तो इसको समझने के लिए पहले इसको परिभाषा लिखिए, तब आगे हम बताएंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। इसमें दो परिभाषा लिखा है। पहला परिभाषा है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु का निर्माण होता है तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है। और दूसरा परिभाषा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो तोड़ा नहीं जा सकता है। ये दोनों मैंने परिभाषा लिख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे वीडियो रोककर आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको उदाहरण लेकर समझते हैं कि परमाणु कैसे होता है। तो परमाणु को समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे पदार्थ ले लिया है। तो चलिए इस पदार्थ को एक कोई नाम रख लेते हैं। तो चलिए इसको हम लड्डू मान लेते हैं। इसका नाम हम लड्डू रख लेते हैं। तो परमाणु का जो परिभाषा होता है, तो वो परिभाषा हमारा क्या क्या होता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो तोड़ने का मतलब ये मत समझिएगा आप कि लोहा चाहे हीरा मोती ये वाला पदार्थ हम नहीं बोल रहे हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? लड्डू है। इसको हम तोड़ते हैं तो इतना छोटा होगा। अब इसको 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 तोड़ते हैं तो इतना छोटा होगा। फिर इसको तोड़ते हैं तो इतना छोटा, फिर इतना छोटा होगा। तो ऐसा एक समय आ जाएगा कि तोड़ते 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 कि अब इसको तोड़ने में बहुत कठिनाइयाँ होने लगेंगी। ये तोड़ना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। तो इसी कण को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्योंकि इसको तोड़ना जो है असंभव हो गया। अब ये हमसे नहीं टूटेगा क्योंकि सबसे छोटा कण है, ये अब तोड़ने लायक नहीं है। तो परिभाषा के तौर पर तो आपको समझ में आ गया उदाहरण से कि कैसे ये होता है परमाणु। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसको तो अब तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसको क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। लेकिन अब अणु समझते हैं। तो अणु को समझने के लिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा लड्डू है। तो लड्डू किससे बना होता है? बूंदिया से। और बूंदिया किससे बना होता है? बेसन से या चीनी से या कोई पदार्थ से बना होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? छोटा कण बोलते हैं। तो इसी छोटे छोटे कण को अगर मिला दिया जाता है तो वो क्या बनता है? एक पदार्थ बनता है। इस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह ये बेसन है, मान लीजिए कि बेसन का छोटा कण है और बेसन से हम लोग क्या बनाते हैं? बूंदिया बनाते हैं। और बूंदिया से क्या बनाते हैं? ठीक है। तो उसी तरह ये है हमारा छोटा कण। ये बेसन का कोई टुकड़ा मानिए, तो ये दोनों टुकड़ा मिलकर हमारा क्या बना? बूंदिया बना। तो वो बूंदिया जो हो गया और बूंदिया से जो लड्डू बना वो हमारा क्या हो गया? अणु बन गया। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये पदार्थ जो होता है, ये परमाणु जो होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, किस कण से मिलकर ये बना होता है। जिस तरह ये बूंदिया से मिलकर ये लड्डू बना था, उसी तरह ये जो परमाणु है वो कैसे बना होता है, किस किस से मिलकर ये बना होता है। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के पहले आइए इसका परिभाषा छूट रहा है, इसका परिभाषा हम लिख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर जगह नहीं है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। तो इसका परिभाषा होता है कि तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं।
अब आइए इसको समझते हैं कि परमाणु जो होता है किन किन मूल कणों से मिलकर ये बना होता है। तो दोस्तों ये परमाणु जो है, पहले ये समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पदार्थ लिखा हूँ और यहाँ पे इतना बड़ा है तो मैं परमाणु लिख दिया हूँ, और मैंने इसको तोड़ते तोड़ते ये छोटा बोला तो ये परमाणु हो गया, और ये छोटा कण जो है परमाणु हो गया, और यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया। तो दोस्तों यही वाला है, ये वाला जो है यहाँ पे मैंने बड़ा करके, यानी कि आप फोटो में जैसे जूम करके बताते हैं चाहे लिखते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे जूम करके यहाँ पर लिखा है, ये वाला है। आप गलत मत समझिएगा कि ये वाला पदार्थ जो है यहाँ पर कर दिए और यहाँ पर बता रहे थे कि ये परमाणु है, वैसा नहीं है। बात यही है कि ये वाला जो कण है यहाँ पर मैंने रखा है आपको समझाने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन कौन से मूल कण हैं जिससे मिलकर ये, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कणों से मिलकर ये बना होता है। जिस तरह ये बेसन, चीनी से बूंदिया बनता है और बूंदिया से लड्डू बनता है, उसी तरह ये जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये बना होता है। तो आइए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किसने खोज किया था, प्रोटॉन को किसने खोज किया था, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तीनों का खोज किसने किया था, चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। कब किया था? 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। किसने किया था? जे थॉमसन ने। चलिए अब प्रोटॉन का खोज समझते हैं कि कौन किया था। तो प्रोटॉन का खोज दोस्तों किसी ने रदरफोर्ड बोलते हैं और किसी ने गोल्डस्टीन बोलते हैं। तो दोस्तों परमाणु का जो प्रोटॉन का खोज हुआ था वो गोल्डस्टीन ने किया था। पहले गोल्डस्टीन ने खोज किया था, उसका नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया था। वही बात हो गया जो कि हम लोगों में जन्म देते हैं किसी और ने और नाम रखते हैं किसी और ने। वही बात है इसमें कि गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का खोज कर लिया था और नाम दिया था इसको रदरफोर्ड ने। कब? 1896 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। कब? 1932 ईस्वी में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो इसका संकेत होता है ई और इसका चार्ज होता है ऋणात्मक, और इसका खोज किसने किया था? थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड नाम दिया है, ये गलत मत समझिएगा। और इसके पीछे कुछ कहानी है, इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे कि ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। इसमें आगे प्रोटॉन को जो है इसमें बताना है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसका खोज कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें और है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूँ कि जो इसमें चार्ज होता है, इसमें कितना चार्ज होता है, इसमें कितना चार्ज होता है और इसमें कितना चार्ज होता है। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आगे बताता हूँ। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका जो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19। और इसका जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। इसका चार्ज उतना ही होता है लेकिन ये पॉजिटिव में होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19। और न्यूट्रॉन का जो होता है इसका मास यानी कि द्रव्यमान वो होता है 1.6750 गुने 10⁻⁻27 ये होता है। इसका ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसका ये मास हो गया यानी कि द्रव्यमान हो गया। ये इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। तो दोस्तों मैंने ये खोजकर्ता यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता का
याद करने के लिए ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, ये वो ट्रिक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और समझा देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों वो ट्रिक क्या है, ईंट पर गिरकर नाच। तो इसको कैसे समझेंगे, ईंट यानी कि ईटी और इसका मतलब पीजी और इसका मतलब एनसीएच। ईटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने। और पीजी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का पी का मतलब प्रोटॉन और जी का मतलब गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन का खोज, ये एन का मतलब न्यूट्रॉन और इसका मतलब सी एच का मतलब चैडविक ने। ये याद रखिएगा, ईंट पर गिरकर नाच का मतलब ईटी का मतलब और पीजी का मतलब और एनसीएच का मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और परमाणु संरचना के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों परमाणु संरचना का खोज जो है बोर एवं रदरफोर्ड ने किया था 1913 ईस्वी में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बोर एवं रदरफोर्ड ने खोज किया था परमाणु संरचना का 1913 ईस्वी में। चलिए अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे परमाणु संरचना यहाँ पर कर दिया है। अब इसमें नाम हम दे देते हैं, ये कैसे और कौन कहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे यानी कि परमाणु के बाहरी कोश में, यानी कि परमाणु के बाहरी कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है नेगेटिव। और परमाणु के अंदर जो नाभिक, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर जो होता है दो कण होते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। तो दोस्तों मैंने ये संरचना किया है, इसे गोल गोल जो मैंने इसको पारा है, खींचा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्ष। इसको सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें बिंदु 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 होता है, उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन नाम है। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। चलिए इसमें हम दे देते हैं, चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है कि इसमें जो है क्या होता है, ये सेल है, कक्ष है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है। तो इस कक्ष का नाम भी होता है। तो चलिए इसमें नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे नाम रख दिया है KLMN। अब ये मत समझने लगिएगा कि PNKLMN, ये प्रोटॉन है जो नाभिक के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कक्ष है, कक्ष का नाम है K और इसका इस कक्ष का नाम है L और ये कक्ष का नाम है M और इस कक्ष का नाम है N। इसका नाम जो है रखा है। इसमें और भी हो सकते हैं, OP जो भी रख सकते हैं आप। तो दोस्तों किस कक्षा में, यानी कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली कक्षा में K में 2 होते हैं या 2 से कम होते हैं, 2 से अधिक नहीं होगा, एक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है और अधिक भी नहीं हो सकता है। तो इसमें 2 या 1 होता है। और L में क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। इसमें 2, 8 और M में होता है 18 और N में होता है 32। यानी कि याद रखने के लिए इसका है कि 2, 8, 18, 32, ठीक है। चलिए फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि K सेल में कितना होता है, 2 या 2 से कम, एक भी हो सकता है 2। और L सेल में 8 और M सेल में 18 और N सेल में कितना होता है, 32। तो याद कैसे रखना है, 2, 8, 18, 32, ठीक है। चलिए फिर एक बार मैं समझा देता हूँ इसको कि ये क्या है, एक तत्व है। ये क्या है, तत्व है। और तत्व के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर जो होता है 2 कण मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो एक कण बच गया, क्या, इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, बाहरी कोश में होता है, इसके बाहर में होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन जो होता है धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। और इसमें जो ये गोल गोल हम लोग वृत्त का आकार दिए हैं, इसको हम लोग कक्ष बोलते हैं।
और ये जो बिंदु बिंदु हम लोग दिए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें कितने कक्ष हैं, 4। तो 4 में नाम कक्ष अलग अलग दिए हैं। पहला कक्ष का नाम दिए हैं के, और दूसरा कक्ष का एल, और तीसरा कक्ष का नाम एम, और चौथा कक्ष का नाम दिए हैं एन। ठीक है, सेल या कक्ष दोनों बोल सकते हैं आप। के सेल में होता है 2, 2 से भी कम हो सकता है 1, और फिर एल सेल में होता है 8, और तीसरा एम सेल में होता है 18, और एन सेल में कितना होता है 32। अब ये कंठस्थ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि किसी तत्व में जितना मतलब कि प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया था। तो हेनरी मोसले ने किया था 1913 ईस्वी में। और परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था 1802 ईस्वी में। चलिए इसका परिभाषा भी बता देते हैं कि परमाणु संख्या यानी कि परमाणु संख्या या क्रमांक भी बोल सकते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि किसी भी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ कि किसी भी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऊपर वाला जो है घंटी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के सहयोग से हमें प्रतिदिन वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।